बायोमोलिक्यूल्स शुरू कर रहे हैं। अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस, जितना मैंने यहाँ लिखा है उतना ही आना चाहिए, उतना ही करके जाओ तो भी एग्जाम के लिए बहुत है। खास करके बायोमोलिक्यूल्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है एंट्रेंस के हिसाब से, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, जेई में भी 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, नीट में भी आई थिंक लगभग उतने ही। और अगेन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स नाम है तो बायोलॉजी का बहुत सारा एस्पेक्ट है, बट बायोलॉजी के एस्पेक्ट पे पीसीएम वाले बच्चों को ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप सीईटी या जेई दे रहे हो तो उतने नहीं पूछे जाते, हाँ नीट में पूछे जाते हैं नो डाउट ऑफ कोर्स बायो पार्ट से रिलेटेड, बट आपको फोकस करना है केमिकल स्ट्रक्चर्स पे और रिएक्शंस पे, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड वर्जन से अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या है भाई, बायोमोलिक्यूल नाम से पता चल रहा है, बायो मीन्स व्हाट, बायोलॉजिकल, दे आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इन योर सेल्स, इन योर टिश्यूज, इन योर लिविंग बॉडी बेसिकली। दे आर नेचुरल पॉलीमर्स, दे आर पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूलर मास, लार्ज नंबर ऑफ, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। हमें कौन से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। आइडियली यू आर सपोज टू स्टडी द टाइप्स ऑफ वाइटामिन, एंजाइम्स, ये वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, बट आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ ये 4 पता होने चाहिए। इनफैक्ट लिपिड्स की भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है आपके बुक में, बिल्कुल भी नहीं है इनफैक्ट आई वुड से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी डिटेल में है, प्रोटीन्स काफ़ी डिटेल में है, न्यूक्लिक एसिड्स काफ़ी डिटेल में है, तो अपन इन तीनों पे मेजरली फोकस करेंगे। लिपिड्स का भी बेसिक जितना कर सकते हैं अपन कर लेंगे। वाइटामिन्स यू शुड जस्ट नो द नेम्स एंड द बेसिक क्लासिफिकेशन, दैट्स इट, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि सारे के सारे पॉलीमेरिक हैं, तो ऑब्वियसली उनके कुछ मोनोमर यूनिट्स भी होते होंगे, है ना। जिनको मैंने पहले ये चैप्टर थियरी में पढ़ा है, पुराने बच्चे उनको तो पता ही है, अगर नहीं पता तो पहली बार सुन रहे हो तो मैंने एग्जाम्पल हमेशा एक ही दिया है। आप दीवार को आप पॉलीमर मान लो, तो ब्रिक्स जो ईंट है जिससे आपकी दीवार बनी है वो क्या हो जाएगा, आपको मोनोमर हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल है। और 2 ब्रिक्स के बीच में आप क्या लगाते हो उनको जोड़ने के लिए बच्चों, सीमेंट लगाते हो। ठीक उसी तरह 2 मोनोमर के बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा। 2 मोनोमर के बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा, करेक्ट। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर मैं पॉलीमर मान लूँ, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मान लूँ, तो उसका मोनोमर कौन है, ग्लूकोज या फिर शुगर, और उसका लिंकेज, उसका सीमेंट कौन है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करने, सारे बच्चे रिपीट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोमर क्या है बोलो, मेनली ग्लूकोज, लिंकेज कैसा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ आया कि बाउंसर गया, यस। प्रोटीन्स में मोनोमर क्या है बोलो, प्रोटीन किससे बने हैं, अमाइनो एसिड से, लिंकेज कैसा है, पेप्टाइड लिंकेज है। लिपिड्स किससे बने हैं, फैटी एसिड से, लिंकेज कैसा है, एस्टर लिंकेज। ईस्टर नहीं है, एस्टर है, क्रिश्चियन लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करते, हाँ केमिस्ट्री है ना, एस्टर, नॉट रिलीजन, हाँ ईस्टर नहीं है। फिर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोमर्स है ना, उसके क्या है, मोनोमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स है। और बॉन्ड्स कौन से है, लिंकेज कौन से बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। वाइटामिन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा होता है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें कोई लिंकेज या ऐसे कोई है नहीं, ठीक है ना। तो ये हम लोग मेन हमारे डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट्स है कि भाई कौन से बायोमोलिक्यूल में कौन सा लिंकेज है और कौन सा मोनोमर। अब हम लोग आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन पे, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कैसे किया जाएगा। पर क्लासीफाई करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। डिफाइन भी कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में तो समझ जाएगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं और फिर उनका क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको कोई बोले कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करो, तो आप की वर्ड्स याद रखना, पूरा डेफिनेशन रटने मत बैठो, एंट्रेंस में कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, की वर्ड्स याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। की वर्ड्स क्या क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या है पहले बोलो, पॉली, इसका मतलब क्या, मैनी OH, पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड का मतलब ही हो गया मैनी OH ग्रुप्स, बोलो हाँ, मैनी OH ग्रुप, बहुत सारे उसमें OH ग्रुप्स होंगे, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी। फिर अल्डिहाइड्स यानी कि CHO ग्रुप, और कीटोन्स, यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। समझ में आ रहा है क्या, CHO C डबल O। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं ज्यादा करके, ऑप्टिकली यानी डेक्स्ट्रोलिवोफॉर्म्स है ना,
ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जनरली, बट इसके ऊपर ज़्यादा सवाल आपके सीईटी लेवल पे नहीं बनते, जेई लेवल पे बनते हैं, बट सीईटी लेवल पे ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी पे नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इनके ऊपर बनते हैं कि भाई बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई कैसे करना है देखो। वी विल कॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉल द कार्बोहाइड्रेट्स एज सैकराइड्स, वी विल कॉल देम एज व्हाट, सैकराइड्स। और उनको 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया। कौन सी 3 कैटेगरीज है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, मोनो, ओलिगो एंड पॉली, ठीक है। मोनोसैकराइड्स में ध्यान से सुनना, मोनोसैकराइड इस वर्ड का मीनिंग क्या है जरा समझना बच्चों। मोनोसैकराइड इस वर्ड का मीनिंग है 1 शुगर यूनिट। क्या, 1 यूनिट ऑफ, मोनो से वर्ड से ही पता चल रहा है क्या, 1 यूनिट ऑफ शुगर। शुगर के कितने यूनिट्स हैं, 1 यूनिट। ओलिगोसैकराइड्स में कितने हैं बोलो, 2 to 10 यूनिट्स। कितने बोलो, 2 से लेके 10 यूनिट तक हो सकते थे किसके, शुगर के। और ग्रेटर देन 10 यूनिट्स अगर है तो क्या है, पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। तो 1 सिंगल यूनिट शुगर है तो मोनोसैकराइड है, बहुत सारे 2 to 10 हैं तो ओलिगो, और ग्रेटर देन 10 है तो पॉली, ठीक है भाई, बोलोगे ओके। अब मोनोसैकराइड्स में या तो अल्डोज हो सकता है या तो कीटोज, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप या फिर बोलो, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो क्या बोलेंगे, अल्डोज, कीटोन ग्रुप हुआ तो बोलेंगे कीटोज। अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको सारे एग्जाम्पल लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स, डोंट वरी अबाउट देम। रिमेंबर राइबोज, राइब्यूलोज एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना। पेंटोज और हेक्सोज के आप एग्जाम्पल याद रख लो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। पेंटोज के कौन से हैं, राइबोज एंड राइब्यूलोज, अल्डो और कीटो में, और हेक्सोज यानी 6 कार्बन वाले शुगर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है ना। तो 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड वाला कौन सा शुगर है बोलो, ग्लूकोज। फिर 6 कार्बन वाला कीटोन वाला कौन सा शुगर है बोलो, फ्रुक्टोज। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपस में दोनों आइसोमर्स है, दोनों का 6 कार्बन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों मोनोसैकराइड है, फर्क क्या है, एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है, तो दोनों कौन से टाइप के आइसोमर है बताओ जल्दी, दोनों कौन से टाइप के आइसोमर है। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। क्या मैं बोलूं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई गधे बच्चों, क्यों है ये फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, क्योंकि एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है। समझ में आया, बोलो हाँ। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, हाँ। ओलिगोसैकराइड्स आपको मैंने बता दिया। ओलिगोसैकराइड्स में आपको सारे एग्जांपल्स याद करने हैं, सारे के सारे एग्जांपल डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, सब के ऊपर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन हर एक पे आया हुआ है और बहुत बार आया हुआ है, सारे लर्न करने हैं आपको, ठीक है। ओलिगो में 2 यूनिट वाले मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, 2 यूनिट वाले डाइसैकराइड, 2 यूनिट वाले डाइसैकराइड्स के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। कौन से 3 एग्जाम्पल, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। कैसे याद रखेंगे, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, LMS समझते हो क्या, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल ऐप्स आते हैं ना जिसके ऊपर आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो ऐप्स के ऊपर, ठीक है, ऑनलाइन, तो वैसे ही LMS बोलते हैं उनको, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप याद रखेंगे LMS क्या क्या है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। रिपीट करो क्या क्या है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इजी टू रिमेंबर, ठीक है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। लैक्टोज के अंदर 2 यूनिट है, कौन से बोलो जल्दी। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज। माल्टोज में क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। मैंने जो शीट दी है हर डिटेल इसमें दी है, इसके बाहर का सवाल नहीं आएगा, हर एक चीज लिखी हुई है। लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क में। माल्टोज कहाँ मिलता है, फूड ग्रेन्स में। सुक्रोज कहाँ मिलता है, शुगर केन में, उसको कॉमन शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज का आर आपने नोटिस किया होगा, मैंने सुक्रोज का आर अलग से लिखा है, दिख रहा है, अलग कलर से लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सुक्रोज का आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। वो आर का इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने उसको रेड में, सुक्रोज के आर को इंपॉर्टेंस है। आर को मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि
सुक्रोज में आर को हाईलाइट इसलिए किया कि उसे आपके दिमाग में यह बात रहे कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, उसके बीच में आर है ना, वो एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी देखो किसी के भी स्पेलिंग में आर नहीं है, ढंग से देखो। अब ये मत बोलना रैफिनोज में है, मतलब बीच में कहीं आर नहीं है ना किसी में भी। ये सारे रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे है सारे, बोलो, रिड्यूसिंग शुगर। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है और ये याद नहीं रहता, तो याद करने की ट्रिक क्या है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सारे के सारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग शुगर हैं। समझ में आया क्या, याद रहेगा क्या, इंपॉर्टेंट। रैफिनोज में क्या है, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गैलेक्टोज, तीनों एक एक है ना। स्टैकियोज में 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज। कैसे याद रहेगा सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला डबल है। भाई गैलेक्टोज बड़ा नाम था तो वो डबल है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक एक है। सिंपल, समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिए, ये सारे आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, रटने की बात नहीं। मैंने आपको लॉजिकल तरीका भी बता दिया, कौन सा वाला कैसे कैसे याद करना है, ट्रिक भी बता दी। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फंक्शनलाइज। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे आप सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हो, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके 2 पेज में समझाया है। पहली बात ये समझना कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आएगा, बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एक आएगा आपका फिशर प्रोजेक्शन, जिसको आप ओपन चेन यानी कि असाइक्लिक फॉर्म, सीधा सीधा ऐसा वर्टिकल चेन के फॉर्म में लिखते हो, उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, बोलो, फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा आपका आता है हैवर्थ प्रोजेक्शन। क्या आता है दूसरा तरीका लिखने का, हैवर्थ प्रोजेक्शन, जिसको आप क्लोज चेन या रिंग या साइक्लिक फॉर्म भी बोल सकते हो। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनको जब आप सीधा खुला करके ऐसा लिख रहे हो, वर्टिकल फॉर्म में लिख रहे हो, तो क्या है, आप फिशर प्रोजेक्शन लिख रहे हो। अगर आप उनको सर्कुलर ऐसा साइक्लिक फॉर्म में लिख रहे हो तो आप हैवर्थ प्रोजेक्शन लिख रहे हो। गया भेजे में। फिशर प्रोजेक्शन में 2 टाइप हैं, 2 वैरायटी हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। व्हेन आई से डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। प्लीज अंडरस्टैंड, अगेन रिपीट, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। फिशर में क्या है, 2, डी और एल। तो हैवर्थ में भी 2 हैं, कौन से, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट का आपको स्ट्रक्चर लिखने बोलूं तो आप टेक्निकली 4 स्ट्रक्चर लिख पाओगे, फिशर के डी और एल फॉर्म, हैवर्थ के अल्फा और बीटा फॉर्म, मतलब टोटल 4 टाइप के अलग अलग आप स्ट्रक्चर लिख पाओगे। समझ में आया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर ग्लूकोज के 2 फिशर और 2 हैवर्थ लिख के दिखाता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक आप खोलोगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पेज भर के पूरा दिया हुआ है और वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं वर्ड्स में। अब वर्ड्स में नहीं, आपको स्ट्रक्चर देख के समझना है तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, पहले बताओ। मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिखा है तो उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन। और मैंने क्लोज चेन फॉर्म में लिखा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल और साइक्लिक, है ना। अब वर्टिकल में देखो, मेरे को 6 कार्बन लिखने, मैंने 6 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन फॉर्म में वर्टिकल ऐसा टॉप टू बॉटम लिखा, दिख रहा है, ये रहा 6 कार्बन एटम। मेरे को एक फंक्शनल ग्रुप, अब ग्लूकोज लिख रहा हूं मैं, तो फंक्शनल ग्रुप क्या, एल्डिहाइड, पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे मैंने CHO बना दिया, एल्डिहाइड, समझ रहा है क्या, CHO बना दिया, परफेक्ट। 6 कार्बन है। लास्ट वाले में मैंने प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप बनाया, बोलो क्या बनाया, CH2OH, यानी कि प्राइमरी। बस बहुत आसान हो गया, 6 कार्बन थे, पहले वाले में एल्डिहाइड बना दिया, लास्ट वाले में प्राइमरी अल्कोहल। अब जितने भी बचे उसमें लिख दो ऑल्टरनेट HOH। क्या लिख दो, ऑल्टरनेट HOH। देखो OH OH OH, देखो OH OH OH, HOH HOH HOH। मैं राइट से शुरू करके राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे लिखते आया। अब जब मैं पहुंचा हमारे लास्ट काइरल कार्बन पे, कहां पहुंचा मैं, लास्ट काइरल कार्बन, ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। जब मैं पहुंचा मेरे लास्ट काइरल कार्बन पे, तो मैं HOH को अल्टरनेट के हिसाब से नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे देखूंगा कि आखिरी वाले काइरल कार्बन पे अगर मैंने OH को राइट साइड लगा दिया, कहां लगा दिया, राइट साइड लगा दिया, तो वो मेरा डी फॉर्म ऑफ शुगर हो गया। क्या हो गया, वो मेरा डी फॉर्म ऑफ शुगर, डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर हो गया। और वहीं पे अगर मैंने आखिरी वाले पे OH को लेफ्ट साइड लगा दिया, कहां लगा दिया बच्चों, तो मेरा वो हो गया एल फॉर्म ऑफ शुगर। क्या हो गया, वो मेरा एल फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि एक डी फॉर्म होता है और एक एल फॉर्म होता है। कैसे डिसाइड होता है, आखिरी कार्बन, आखिरी काइरल कार्बन, कौन सा वाला बोलो, कौन सा वाला, लास्ट काइरल, मतलब इस पूरे सीरीज में आपको स्टार मार्क किया हुआ दिख रहा है ना, सबसे नीचे आखिरी काइरल में
अगर OH राइट है तो D, लेफ्ट है तो L, इजी टू रिमेंबर, लेफ्ट है तो L, तो राइट है तो D, है ना, क्लियर है ना। इससे ये भी समझ में आता है कि अच्छा ग्लूकॉन डी जो हम लोग पीते हैं तो वो ग्लूकॉन डी क्यों लिखता है, क्योंकि उसमें डी कॉन्फ़िगरेशन वाला शुगर होगा, है ना। कुछ ऐसा स्ट्राइक हो रहा है, प्रैक्टिकली देखा हुआ है, यूज़ किया है, ग्लूकॉन डी पिया है बचपन में, अभी भी पीते होंगे कभी कभी, है ना। तो डी और एल फॉर्म इससे अच्छे से समझ में आ जाता है। इज दैट क्लियर? क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं? क्या ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है? बोलो हाँ या ना। क्या है ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर? करके देखें, क्या करके देखें। अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख दूं, देखो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे, हाँ ना। 5th कार्बन पे ध्यान से देखो ना, सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना मिरर इमेज, है क्या? देखो बाकी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है। बोलोगे सर हाँ ओवरलैप हो रहा है ना, देखो पूरा एज इट इज ओवरलैप हो रहा है। लेकिन 5th कार्बन जो डब्बे वाला, रेड डब्बे वाला कार्बन है, क्या वहां पे ओवरलैपिंग हो रही है कि HOH मिसमैच हो रहा है? बोलो मिसमैच हो रहा है। तो यानी कि एक दूसरे के क्या हुए? बोलो बच्चों, एक दूसरे के इनैंशियोमर यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर? बढ़िया। तो आपको कोई पूछे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, तो आप क्या बोलेंगे MCQ में? एक दूसरे के वो ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि इनैंशियोमर है। काफी क्लैरिटी? यस और अब मैं लिख रहा हूं हैवर्थ प्रोजेक्शन। क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं? हैवर्थ। हैवर्थ मतलब अब साइक्लिक फॉर्म, है ना। साइक्लिक फॉर्म में मुझे अल्फा भी लिखना है और डी बीटा भी लिखना है। अब मैं एक चीज ध्यान में रखना कि मैं दोनों का डी फॉर्म का ही लिख रहा हूं। किसका लिख रहा हूं? किसका लिख रहा हूं? बोलो डी फॉर्म। क्यों ऐसा? आपका सवाल ये आएगा ना कि सर एल फॉर्म का क्यों नहीं लिख रहे हो आप, डी फॉर्म का क्यों लिख रहे हो? ऑल नेचुरल शुगर्स आर डी शुगर्स। क्या याद रखेंगे? बोलो ऑल नेचुरल शुगर्स आर, ये सारी बातें डायरेक्ट MCQ में आने वाली है, बता रहा हूं। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स लिख के अच्छे से समझ लो और याद कर लो। नेचर में जो शुगर मिलते हैं वो कैसे होते हैं? सारे के सारे डी शुगर होते हैं। तो मैं डी फॉर्म ले रहा हूं और उसका मैं अल्फा और बीटा बना रहा हूं। डी का अल्फा और बीटा, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे भाई, डी का अल्फा बीटा कैसे बना सकते हैं? मतलब कि ये स्ट्रेट चेन फॉर्म को मैं साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, समझे। मैंने डी शुगर लिया और डी शुगर को मैंने साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले ओपन चेन था, अब मैंने उसको क्लोज चेन में कन्वर्ट किया। क्या भेजे में ऐसा। तो ये साइक्लिक फॉर्म। अब आपको ये साइक्लिक फॉर्म देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना। 1st और 5th कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाना। क्या बोला मैंने? सुनो ध्यान से। क्या बोला मैंने? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या लगाना बच्चों? ऑक्सीजन लगाना, ठीक है। सारे कार्बन को आपस में आपने जोड़ दिया तो 6 मेंबर की रिंग बनी, जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन है। 1 और 5 के बीच में मैंने ऑक्सीजन लगाया, बरोबर ना। तो ये जो हेक्सागोन आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला हेक्सागोन दिख रहा है सबको, ये जो हेक्सागोन बनता हुआ दिख रहा है, इसमें मेंबर 6 हैं बट कार्बन कितने? 5। एक छठा मेंबर कौन है? बोलो। बोलोगे सर ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो 6th वाला कार्बन किधर गया? 6th वाला कार्बन 5th के ऊपर लिखना है। 6th वाला कार्बन 5th के, बोलो ऊपर। इजी टू रिमेंबर, 6 ऊपर ही जा रहा है ना। इजी टू रिमेंबर है। 6th वाला, भाई क्रिकेट में कोई 6 मारता तो बॉल कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है। तो 6th वाला कार्बन कहाँ जाएगा? बोलो ऊपर जाएगा, सीधी बात है। अरे बोलो हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन है क्या लाइफ में आपको इसके ऊपर? 6th वाला कार्बन ऊपर जाएगा। बोलोगे ठीक है। आपने हेक्सागोन एक स्ट्रक्चर बना दिया, 1st और 5th के बीच में ऑक्सीजन लगा दिया और 6th वाला कार्बन 5th के ऊपर उसके सर पे बिठा दिया। यहां तक क्लैरिटी? ठीक है। अब हर कार्बन पे क्या लगाना था? बोलो HOH लगाना था। लगाना था कि नहीं? HOH लगाना था, है ना। जैसे यहां पर हर कार्बन पे हमने HOH लगाया था ना बच्चों, ऑल्टरनेट, है कि नहीं। बट यहां पर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लगाया था। यहां क्या करेंगे बताओ? अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम ऐसा लगाएंगे। समझ में आ गया? एकदम इजी है कि नहीं। अब देखो, अब आप नोटिस करो, आपको बहुत इजी लगेगा। आपको ये जो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा टेक्स्ट बुक में देख के, बहुत आसान है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो HOH ऐसा करके उल्टा सीधा बस ऊपर नीचे OH लगा रहा हूँ। ठीक है भाई, फेयर इनफ है, सिंपल है। अच्छा फेयर इनफ है, सिंपल है, लेकिन
ये भी समझना है कि भाई कौन सा वाला OH ऊपर लगाऊं, कौन सा वाला OH नीचे लगाऊं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसकी भी एक ट्रिक है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो भी OH राइट पे था उसको नीचे लगा देना, जो लेफ्ट पे था उसको ऊपर लगा देना। दिमाग लगाओ जरा, मुझे बताओ सेकेंड कार्बन का OH कहां था, राइट या लेफ्ट? सेकेंड वाले कार्बन का OH कहां था, राइट है ना, तो मैंने कहां लगाया, नीचे। थर्ड वाले का कहां था, लेफ्ट, मैंने ऊपर लगा दिया। फोर्थ वाले का कहां था, राइट, मैंने नीचे लगा दिया। गया भेजे में? कितना इजी है बोलो। कुछ इसमें कंफ्यूजन का स्कोप है क्या? बिल्कुल भी स्कोप नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है ना। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन में तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा कार्बन था बोलो? मैंने हाईलाइट किया है, लास्ट कायरल, फोर्थ नहीं वो फिफ्थ है, चेन में वो फिफ्थ नंबर पे आखिरी कायरल कार्बन, चेक करो चेन में कौन से नंबर पे वो। लास्ट कायरल बोल सकता था या मैं फिफ्थ बोल सकता था, वो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था। हैवर्थ में मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है कार्बन नंबर 1। हैवर्थ में कौन डिसाइड कर रहा है, अल्फा बीटा कौन डिसाइड कर रहा है, कार्बन नंबर 1। देखो जरा ध्यान से, कार्बन नंबर 1 का OH अगर ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। इजी टू रिमेंबर, बोलो हाँ या ना। ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। गया भेजे में? ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। क्या दोनों D थे? हाँ, यहां पर OH ऊपर था तो बीटा, यहां OH ऊपर था तो बीटा, यहां पर OH नीचे था तो अल्फा। डिसाइडिंग फैक्टर मेरा कार्बन नंबर 1 है। सवाल ये आएगा, क्यों सर कार्बन नंबर 1 को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? यहां पर कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप था CHO, यहां नहीं है, गायब है, देख लो। है क्या? अभी नहीं है ना, तो नया बना, वो फिर से चेंज हुआ ना वो कार्बन, है कि नहीं? और वो जो चेंज हुआ ना उसको मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, उसको मैं एनोमेरिक कार्बन बोलता हूं, इसीलिए वही डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। गया बात भेजे में गई? तो कोई आपको पूछे कि भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझाओ, तो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर देना है कि 2 टाइप के स्ट्रक्चर है, फिशर है, हैवर्थ है। सीधा लिखेंगे तो फिशर है, क्लोज लिखेंगे तो हैवर्थ है। फिशर में D और L है, कौन डिसाइड करता है? लास्ट कायरल, आखिरी कायरल पे OH राइट पे आया तो D, लेफ्ट पे आया तो L। यहां तक क्लैरिटी? बोलिए हाँ या ना। हैवर्थ में कार्बन नंबर 1 डिसाइड करता है, OH ऊपर आया तो बीटा, नीचे आया तो अल्फा। एकदम आसान, क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से बोलो हाँ या ना। आखिरी चीज कि भाई ग्लूकोज को ग्लूकोज नहीं बोलना है साइक्लिक फॉर्म में, ग्लूकोपाइरानोज बोलना है। ग्लूकोज नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ग्लूकोपाइरानोज बोलना है कि नहीं? क्यों? कुछ नया बना क्या? नहीं है, वही, लेकिन अब वो 6 मेंबर की पायरान रिंग के जैसा दिखने लग गया, इसलिए पायरानोज बोल दिया। समझ में आया? बोलो हाँ। बढ़िया, ओके, खत्म। तो बस यही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब्स है, फिशर, हैवर्थ। ये मैं बार बार रिपीट करके लिख रहा हूँ। सेम चीज मैंने फ्रुक्टोज के लिए भी बता दी। अब आप देखो, अब आपको फ्रुक्टोज कितना प्यार से समझ में आएगा। खुद से समझो, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से देखो, गो थ्रू करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ। फ्रुक्टोज में 6 कार्बन की चेन, आप बोलोगे हाँ। पहले वाले पे प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, लास्ट वाले पे प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, सेकंड नंबर पे कीटोन, क्योंकि कीटोन नॉन टर्मिनल होता है, C डबल बॉन्ड हो। समझ गए क्या? देखो बाकी पूरा सेम। अब बचे कितने कायरल? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे कायरल है। हर एक पे OH और H कैसे लगा देना है? ऑल्टरनेट लगा देना है। समझ में आ रहा होगा अभी एकदम प्यार से, बढ़िया तरीके से बच्चों? यस और नो? ऑल्टरनेट HOH लगाएंगे हम, है ना? यहाँ देखो, ये तो डबल बॉन्ड था, ये तो कायरल था नहीं। यहाँ पर राइट, लेफ्ट, फिर यहाँ पर वापस लेफ्ट पे लगाया, लास्ट कायरल पे लेफ्ट पे लगाया, मतलब क्या है? ये L फ्रुक्टोज है। यहाँ पे आखिरी कायरल पे राइट पे लगाया, मतलब क्या है? D फ्रुक्टोज है। समझ में आ गया क्या? बढ़िया है कि नहीं? है ना? अब इसी D फ्रुक्टोज का तुम साइक्लिक लिखोगे तो बताओ, ये वाला OH राइट पे था तो इसको नीचे लिखोगे, ये लेफ्ट पे था इसको ऊपर लिखोगे, ये राइट पे था इसको नीचे लिखोगे। समझ में आ गया क्या? एकदम इजी। छठे नंबर का, 6 नंबर का कार्बन कहाँ जाएगा? बोलो, 6 नंबर वाला कार्बन हमेशा ऊपर जाएगा। बात ही खत्म हो गई। देखो कितना ईजी है। अब आपने रिंग बनाई, फर्स्ट और फिफ्थ की जगह अभी सेकंड और फिफ्थ के बीच में ऑक्सीजन। कोई बता सकता है क्यों? फर्स्ट को नहीं सेकंड को? क्योंकि यहां पर भैया फंक्शनल ग्रुप कहां था? सेकंड का। भाई उसी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना यार, खत्म। जो तुम्हारे लिए अपने फंक्शनल ग्रुप का बलिदान दे के आया उसको इंपॉर्टेंस दोगे कि नहीं दोगे? है ना?
बस बात ही खत्म। तो तुमने सेकेंड कार्बन को फिफ्थ कार्बन से मिला दिया, उनके बीच में ऑक्सीजन लगाया, सिक्स्थ वाले कार्बन को ऊपर चिपका दिया, बाकी क्या था HOH हमारा ऊपर नीचे, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, वैसे लगाया। अब फर्स्ट सेकेंड कार्बन को चेक, अब देखो इस बार किसको चेक करेंगे, फर्स्ट कार्बन को कि सेकेंड कार्बन को? सेकेंड, क्योंकि ओरिजिनली फंक्शनल ग्रुप किस पे था, सेकेंड कार्बन पे था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? अब देखो OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? बस एक ही बात, सिंपल, एकदम बढ़िया तरीके से समझ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये वाला आप सीधा गो थ्रू करेंगे, मैं इसमें ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चाटूंगा। मैंने जो पूरी चीज़ें बोली सब डिटेल में बोली, वही मैंने यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर के फॉर्म में लिख के दी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर मेरे भले के लिए नहीं, आपके भले के लिए, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर को याद कर लोगे, समझ लोगे, तो डायरेक्ट आपके आंसर्स MCQ क्वेश्चंस के बन जाएंगे। जैसे कि D और L जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन है, वो अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप बताते हैं, है ना। D और L को हम लोग इनेंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। फॉर ग्लूकोज आपके नंबर ऑफ आइसोमर्स, आपको ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। फॉर ग्लूकोज फिशर प्रोजेक्शन में 4 कायरल कार्बन थे तो 2:4 यानी कि 16 आइसोमर्स बनते थे, लेकिन हैवॉर्थ में 5 कायरल कार्बन थे तो 2:5 यानी कि 32 अलग अलग आपके कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ डायरेक्ट क्वेश्चन। न्यूली फॉर्म कायरल कार्बन, जो पहले कायरल नहीं था अब कायरल हो गया, मतलब पहले जिस पे फंक्शनल ग्रुप था अब कायरल हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। फॉर ग्लूकोज C1 इज एनोमेरिक, है ना। सो देयरफॉर अल्फा बीटा आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो एनोमेरिक कार्बन पे आइसोमर है। बोलो हाँ या ना। अल्फा बीटा किसके ऊपर डिसाइड किया था आपने? C1 पे, है कि नहीं? तो अल्फा बीटा आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। सेम वे फॉर फ्रुक्टोज बोलो क्या है? C2, यानी कि अल्फा बीटा आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, बट कौन से? C2 पोजीशन में, कार्बन नंबर 2 पे। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस। एपीमर्स आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। JEE और नीट लेवल पे एपीमर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, CET लेवल पे एपीमर्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर भी मैंने लिख के दे दिया, एक बार गो थ्रू कर लेना, नहीं समझेगा तो पूछना, मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट, CET लेवल पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। सीधा आते हैं अपन रिएक्शंस पे। अब मुझे ये बताना बच्चों कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? मैंने क्या पढ़ा है आपको? ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? जल्दी बोलो। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मैंने जितने भी रिएक्शंस आपको बताए, जो पढ़ा है, वो क्या सारे रिएक्शंस हमको यहाँ पर चेक करने चाहिए दोबारा? ऑफ कोर्स आप बोलोगे यस। तो उसमें नया कुछ सीखना है क्या आपको? सेम ही रिएक्शन है ना। एल्डिहाइड ग्रुप के जो रिएक्शन थे वो ग्लूकोज के लिए वैलिड होंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? गया भेजे में? क्या बोला मैंने? क्या मैंने ऐसा पढ़ाया था आपको कि भाई जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन डालोगे तो ऑक्साइम, अभी मैंने अमाइंस में भी रिवाइज कराया ऑक्साइम की रिडक्शन के वक्त, है कि नहीं? सेम है ना। सेम में आप उसको HCN जब डालते थे तो क्या बनता था? साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव। कैसा? मैंने मैकेनिज्म तक लिख के दिया यहाँ पे कि भाई हाइड्रोजन इसको अटैक करता है, यहाँ पे OH बन जाता है और CN आके ऐड हो जाता है। यस, साइनोहाइड्रिन। यस और नो? है कि नहीं? फिर हमने ये देखा कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन भी हो सकती थी, रिडक्शन भी हो सकती थी, ये भी याद होगा। तो ये रहा ग्लूकोज। देखो ये सेंटर में मैंने क्या लिखा है, हमारा सेंटर में लिखा है मैंने ये पूरा का पूरा, ये क्या है स्ट्रक्चर? ये ग्लूकोज है कि नहीं? अब ग्लूकोज को, ये एल्डिहाइड ग्रुप को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आप बोलोगे सर एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। बरोबर है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलता है? एसिड। किससे ऑक्सीडाइज किया? ध्यान से देखना, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज किया तो एसिड मिला। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस। ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर यूज करके ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिला? एसिड। पर सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब माइल्ड ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? बोलो, माइल्ड ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर जब आप नाइट्रिक एसिड लेते थे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हुआ। उससे फायदा क्या हुआ बताइए? फायदा ये हुआ बच्चों, फायदा ये हुआ कि जो एल्डिहाइड था वो तो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना ही, लेकिन साथ साथ जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन गया। फर्क दिख रहा है दोनों प्रोडक्ट्स में? यहाँ पर सिर्फ एक ही एंड पे एसिड था, उसको आपने बोला ग्लूकोनिक एसिड। एक ही एंड पे एसिड था, उसको क्या बोला?
ग्लूकोनिक एसिड। जब दोनों टर्मिनल्स पे एसिड बन गया तो उसको क्या बोला, सैकरिक एसिड। क्या एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ग्लूकोज विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या बोलोगे, ग्लूकोनिक। ग्लूकोज विद स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बोलोगे, सैकरिक। समझ में आया, बोलो हाँ यार, एकदम इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, फिर मैंने स्ट्रक्चर समझाया है, फिर से जो मैंने ऑलरेडी ऊपर स्ट्रक्चर हैवर्थ और फिशर में बोला वही स्ट्रक्चर, बट अब हर एक पॉइंट जो मैंने स्ट्रक्चर में बनाया था उसका जस्टिफिकेशन दिया है। 6 कार्बन की चेन है, मैंने बोला, आपने मान लिया भाई, क्यों, कैसे 6 कार्बन की चेन, क्योंकि HI के साथ में उसने N हेक्सेन बनाया था। जब ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनता है, बोलो, N। हर एक MCQ पॉइंट है ये, हाँ ध्यान रखना, ये हर एक जिस चीज मैंने यहाँ लिखी है वो क्या है, बोलो, ये डायरेक्ट MCQ का पॉइंट है बॉस। वो आपको ये पूछेगा, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI फॉर्म्स व्हाट, तो क्या बोलोगे, तो बनाता है N हेक्सेन। क्या बनाता है, बोलो, N हेक्सेन। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद, बोलो, एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म्स पेंटा एसीटेट। पेंटा से क्या पता चला, 5, इसका मतलब कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप थे। ये जस्टिफाई किया उसने स्ट्रक्चर को, समझा, इस रिएक्शन ने स्ट्रक्चर को जस्टिफाई किया कि 5 OH ग्रुप है। 5 OH ग्रुप बनाए मैंने ग्लूकोज में, चेक कर लो, नहीं ध्यान में आ रहा है तो चेक कर लो, देखो मैंने ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप बनाए कि नहीं, गिन लो आप लोग, बनाए क्या मैंने 5 OH ग्रुप, गिनो कितने दिख रहे हैं आपको, काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 बनाए मैंने, बरोबर है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको जस्टिफाई किया गया। कैसे जस्टिफाई किया गया, हर एक रिएक्शन से पता चला कि हाँ ये स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट जस्टिफाई हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। HI के साथ में रिडक्शन किया तो N हेक्सेन बना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो पेंटा एसीटेट बना, जिससे पता चला 5 OH ग्रुप है। ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन यानी एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस दिए उन्होंने, तो उससे क्या पता चला कि C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप भी है ग्लूकोज में, गया ना समझ में। ब्रोमीन वाटर के साथ माइल्ड किया तो ग्लूकोनिक एसिड बना, इससे पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप है। HNO3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया तो सैकरिक एसिड बना, इससे पता चला कि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है। सारी बातें जस्टिफाई हुई, समझ में आई, बोलो हाँ या ना। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा ये जो मैंने ये चार्ट लिखा है ये बहुत, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया कोई किताब ले आओ, इतनी सिंपल फॉर्म में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप बड़ी से बड़ी जेई की बुक ले आओ, कोई भी बुक ले आओ, इतने सिंपल फॉर्म में आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यही बस आप रिवाइज कर लो, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बताओ, टेस्ट और रिएजेंट, ये हमने ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन में देखा, इसमें दोबारा आपको पकाने की जरूरत तो है नहीं, आपको पता ही है। फेलिंग्स, टोलेंस, किफ्स और बेनेडिक्स, ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड ये सारे टेस्ट देते हैं, कीटोन ये सारे टेस्ट नहीं देते। एक एक्सेप्शन था कि एसीटोन स्किफ्स टेस्ट देता है, ये हमने ऑलरेडी मार्वल के MCQ सॉल्व किए, उसमें हमने देखा ये क्वेश्चन आया था, है ना, हायर लेवल, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था। बट अदरवाइज हमने क्या बोला, ये सारे टेस्ट, खास करके सिल्वर मिरर टेस्ट, ये एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। इज दैट क्लियर? आई होप इसके ऊपर और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को याद है, पूरा AKC में मैंने डिटेल में करवाया हुआ है ये पार्ट। यस बच्चों, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डाइसैकेराइड्स पे। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी हुई है, आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट ठीक है, देख लो। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, क्या बोला था मैंने, लैक्टोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज था, माल्टोज में ग्लूकोज था, सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रुक्टोज था, है ना। अब उसकी साइक्लिक फॉर्म में लिखोगे तो सिर्फ ग्लूकोज फ्रुक्टोज ऐसा सब लिख के नहीं चलेगा। ग्लूकोज को क्या लिखना पड़ेगा, ग्लूकोपाइरानोज। फ्रुक्टोज को क्या लिखना पड़ेगा, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म लिख रहे हैं तो पाइरानोज फ्यूरानोज ऐसा लिखना है, ऑलरेडी बताया ऊपर स्ट्रक्चर बना है ना। लैक्टोज में C1C4 बॉन्ड है, ध्यान देना, लैक्टोज में क्या है बोलो, C1C4। आप बोलोगे ये क्या होता है, C1C4 क्या होता है, भैया सुनो, ध्यान से सुनो। डाइसैकेराइड में 2 यूनिट है, दोनों यूनिट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। कौन से बॉन्ड से जोड़ना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो पहले वाले यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे यूनिट का कार्बन नंबर 4 आपस में जोड़ रहा है, इसलिए ऐसा लिखा है, समझा, C1C4। क्लियर हुआ, C1C4 ग्लूकोज गैलेक्टोज, दोनों बीटा। अच्छा सारे डी हैं, क्या आपने नोटिस किया सारे डी हैं, पूछो क्यों, मैंने ऊपर सेंटेंस क्या लिखा था, बोलना, ऑल नेचुरल शुगर्स आर डी शुगर, तो डी का तो कोई टेंशन नहीं है, है ना।
लैक्टोज में दोनों बीटा, माल्टोज में दोनों अल्फा, सुक्रोज में एक अल्फा एक बीटा। इजी टू रिमेंबर, LMS, ये सीक्वेंस को मत तोड़ना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अच्छा, माल्टोज में क्या है, अगेन C1 to C4 है, बोलो हाँ या ना। कार्बन नंबर 4, 1 और 4। सुक्रोज में C1 to C2 बॉन्ड है, ग्लूकोज का C1 और फ्रुक्टोज का C2। क्या मैं ऐसे बोलूं दोनों एनोमेरिक कार्बन थे बच्चों? ग्लूकोज का C1 उसका एनोमेरिक था, फ्रुक्टोज का C2 उसका एनोमेरिक था। दोनों पे ओरिजिनली फंक्शनल ग्रुप, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप ओरिजिनली C1 पे था, फ्रुक्टोज का ओरिजिनली C2 पे था। ये भी मैंने क्लियर कराया आपको स्ट्रक्चर में, है ना। तो इसीलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि उसके दोनों एनोमेरिक कार्बन के ग्रुप्स पूरे इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, तो रिडक्शन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए कोई बहुत अभी आपको स्ट्रक्चर इजी लगेंगे। मैंने ग्लूकोज और ग्लूकोपाइरानोज और क्या बोलते हैं गैलेक्टोपाइरानोज के स्ट्रक्चर बनाए, और 1 और 4 के बीच में सिर्फ HOH पानी निकाल के दोनों को जोड़ दिया, कुछ नहीं नया नहीं किया, समझ गया। बहुत इजी है, ठीक है। ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर्स मैंने ऊपर हैवर्थ के लिए बनाए थे ना, एज इट इज बनाए, सिर्फ पानी निकाल के दोनों को जोड़ दिया ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक आपको चाहिए तो बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता तो मुझे बताओ, आप बोलते कि भाई आप बोलते सर ये अल्फ़ा है तो इसका OH यहाँ नीचे है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक OH था और यहाँ पर भी एक OH, दोनों अल्फ़ा थे ना, तो OH है, दोनों के बीच में से क्या करो, इसमें से OH ले लो, इसमें से H ले लो, पानी निकाल दो, एक ऑक्सीजन बचा उसको जोड़ दो, खत्म। तो बन गया ना 2 यूनिट का साथ में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी कि बॉन्ड, सिंपल। सुक्रोज में इंपॉर्टेंट MCQ मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, मैं ट्रस्ट मी, इतनी बार आया हो ना एग्जाम में, और फिर भी इतनी बार बताने के बाद भी बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। आई होप आप लोग ध्यान दे रहे हो, गड़बड़ नहीं करके आओगे, ठीक है। मैं बार बार ये बात रिमाइंड कर रहा हूँ कि सुक्रोज जो है वो कैसा है, बोलो, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर कॉन्सेप्ट में घुसने का आपको शौक है तो वो भी बता दिया मैंने कि भाई एनोमेरिक कार्बन दोनों अपने अपने OH ग्रुप खर्च कर चुके हैं, इसीलिए उनके पास कुछ रिडक्शन के लिए बचा नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, स्ट्रक्चर वक्चर, रिएक्शन सब खत्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स पे। अगेन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस लेवल पे नहीं आएंगे, क्योंकि अ लॉट ऑफ इट इज डिलीटेड इन योर CET लेवल, बट JEE लेवल पे वगैरह क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। JEE नीट में बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में क्या दो चीज़ें हैं, बोलो, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कितना है, 15 to 20%, 15%। अमाइलोज कितना है स्टार्च में, बोलो, 15%। तो ऑब्वियसली अमाइलोपेक्टिन कितना होगा, 85%। अमाइलोज उसका वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। जब चावल पकाते हो घर में तो वो फ्रॉथ जो निकलती है ना, ऊपर झाग आता है, देखा होगा कभी, पतीले में चावल पकते हुए देखे, कभी किचन में गए हो जिंदगी में, कि बस फैल के खाना ही खाते हो, मम्मी बना के देती, थाली परोस देती हाथ में, हाँ, कभी गए होगे, देखा होगा किचन में चावल बनते हुए, तो देखा है उस पर व्हाइट कलर का वो थोड़ा फ्रॉथी सब्सटेंस आता है ऊपर। या चावल का पानी निकालो तो थिक पानी होता है, डिजॉल्व नहीं होता, एकदम पतला नहीं होता, थोड़ा थिक होता है ना। बीमार होते हैं तो चावल का पानी पिलाते हैं ना लोगों को, देखा होगा, यस। तो वो क्या वो जो थिक पोर्शन है वो क्या है, सॉल्युबल वाला पार्ट है कि इनसॉल्युबल वाला पार्ट है वो? तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा ना कि सर थिक है मतलब कि वो इनसॉल्युबल है ना, राइट। तो स्टार्च है चावल में, कैसे प्रूव होता है, क्योंकि उसका एक मेजर पोर्शन कैसा है, वो इनसॉल्युबल रह जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसलिए चावल का पानी आप गिरा देते हो ना, आप उसको खाते नहीं हो, आप ज़्यादा करके उसको पानी को गिरा देते हो ना चावल में से, सुखा देते हो पानी को, ड्राई राइस खाते हो, है कि नहीं, कि पानी वाले चावल खाते हो आप। क्यों ऐसा है, सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आप उसको खाओगे तो डिजॉल्व होगा कि आपके बॉडी में जाके, नहीं होगा। 15% सॉल्युबल है, 85% इनसॉल्युबल है। गया भेजे में, यस। ब्रांच्ड आपका अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच होता है, अमाइलोज जो है वो अनब्रांच होता है ना। अमाइलोपेक्टिन में 1,4,1,6 लिंकेज दोनों दिखने, मतलब वही ना, कार्बन नंबर 1 to 4 और कार्बन नंबर 1 to 6, ये दो टाइप के लिंकेज मिलते हैं। लेकिन अमाइलोज में सिर्फ और सिर्फ 1 to 4, C1 to C4 लिंकेज देखने मिलता है। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाए हैं, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने की, प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके रेफरेंस के लिए बनाए हुए, ठीक है ना।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे होंगे, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखना C1 to C4 का बॉन्ड, यहाँ पर C1 to C4 का बॉन्ड बनाया और यहाँ पर मैंने C1 to C6 का बॉन्ड बनाया। दिख रहा है क्या? C1 C4 भी है और C1 C6 भी है। क्लियर हुआ? कुछ इसको आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे बनाया। अगेन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं अमाइनो एसिड्स में। मैंने क्या किया, आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर के फॉर्म में लिख के दिया। आप सिर्फ पॉइंट्स टू रिमेंबर को ऑब्वियसली रिमेंबर कर लो। बोलोगे वाह सर थैंक यू, है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर तो रिमेंबर करने के लिए लिखे ना आपने, सीधी बात है। बस उनको ध्यान में रख लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या क्या याद रखना है देखो, सिंपल से लेके चलते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। यस, अगेन आप नोटिस करना, मैंने पहले अमाइनो एसिड्स कहा था, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फा। मैंने क्या कहा था, सारे नेचुरल शुगर्स डी फॉर्म के होते हैं, वैसे ही सारे जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमेशा अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? अल्फा अमाइनो एसिड्स, यानी कि इनकी अल्फा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे? कौन से कार्बन पे? अल्फा। अल्फा कार्बन तो आप लोग को आता ही है, मैंने अल्डोल वगैरह में बहुत जगह पे पता है अल्फा कार्बन है ना, जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो जैसे कि ये वाला तुम्हारा एसिड है, तो ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पे अमाइन लगा हुआ है, तो ये कैसा हो गया? अल्फा अमाइनो एसिड। समझ में आया कि बाउंसर गया बच्चों? समझ में आया सबको? तो अल्फा अमाइनो एसिड मतलब अल्फा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, ये डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत हाई है आपके एग्जाम में। सारे के सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फॉर, कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता बच्चा पार्टी? ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ठीक है, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है। कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। हमारे सिलेबस में या हमको कितने अमाइनो एसिड्स पता है? हमको 20 अमाइनो एसिड पता है। कितने टोटल? 20 अमाइनो एसिड पता है, जिसमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। कौन से हैं? 10 एसेंशियल और 10 कौन से हैं? नॉन एसेंशियल। ओके, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने की मैंने आपको ट्रिक दी हुई है नीचे यहाँ पर। 10 एसेंशियल, जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, उसमें से 10 एसेंशियल वाले आपको याद कर लेने हैं। एमसीक्यू में डायरेक्ट आते हैं। कौन से? यह ट्रिक याद कर लो। ट्रिक बहुत इजी है 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने की बच्चों। द ट्रिक इज AV हिल MPTT। क्या याद रखेंगे? बोलो बोलो। AV हिल HILL MPTT, इजी टू रिमेंबर। AV हिल MPTT, रिपीट करेंगे सब बच्चे। क्या है ट्रिक? क्या है? AV हिल MPTT। ठीक है, क्या क्या है? आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। AVHILL हिल MPTT, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन लास्ट। ठीक है, तो 10 अमाइनो एसिड्स आपको एसेंशियल वाले याद करने पड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए, ट्रिक बता दी मैंने। और एक आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला यानी सिंपलेस्ट वाला वो याद कर लेना है, ग्लाइसिन, जो सिंपलेस्ट है। क्लियर हो गया क्या? बढ़िया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ज्विटर आयन पे क्वेश्चन आता है। ज्विटर आयन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ज्विटर आयन क्या होता है? अमाइनो एसिड्स में एक एंड एसिड है, दूसरा एंड अमाइन है। तो एसिड वाला पार्ट जो है वो एसिडिक है, अमाइन वाला पार्ट जो है वो बेसिक है ऑब्वियसली। तो एसिड बेस की टेंडेंसी क्या होती है? आपस में रिएक्ट करने की होती है। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बताना बच्चों कि ये एसिड और बेस 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में ही एक टर्मिनल इधर का एक टर्मिनल इधर का आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, एसिड अपना H+ उठा के इसको दे देता है लोन पेयर, है ना। H+ हमेशा नाइट्रोजन के पास जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लोन पेयर होता है। भूखा नंगा हाइड्रोजन जाता है, उसके बाद मांगने बताया मैंने। तो ये H+ यहाँ चला जाता है, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और H+ निकल गया तो O के ऊपर क्या छोड़ के गया? माइनस चार्ज। तो अब क्या बन गया यहाँ पर? एक डाइपोलर आयन बन गया, बरोबर ना। जो मॉलिक्यूल पहले न्यूट्रल था, अब वो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा डेवलप हो गया। सही है बच्चों? नाइट्रोजन के एंड पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के एंड पे नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना। और ये जो डाइपोलर आयन था, इसका उन्होंने नाम रखा है ज्विटर आयन। क्या नाम रखा है? बोलो ज्विटर आयन। बहुत ही सिंपल।
अगला देखो कॉन्सेप्ट, मैंने अगेन आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ वॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने बनाया है, बिल्कुल आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझना है सिर्फ। प्रोटीन किससे बने हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड चेन, मतलब दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बॉन्ड थे? पेप्टाइड बॉन्ड थे। और पेप्टाइड चेन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ये हमको पता है। हर पेप्टाइड चेन के अंदर क्या लगा हुआ है? अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या है? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड है। और दो चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या है बताओ? दो चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड्स है बोलो? तो कोई आपको पूछेगा कि दो अमाइनो एसिड किससे जुड़े हैं, तो आप बोलेंगे सर पेप्टाइड लिंकेज से। और अगर आपको कोई पूछे दो पेप्टाइड चेन किससे जुड़ी है, तो आप बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डिटेल समझ में आई क्या? ठीक है, कुछ वर्ड्स आपके लिए थोड़ी क्लैरिटी के साथ समझा देता हूं। अमाइनो एसिड का मतलब भाई अमाइन है और एसिड है, उसका ज्विटर आयन फॉर्म मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो समझ में आ गया। पॉलीपेप्टाइड, ये वर्ड बचपन से पढ़ रहे होगे, पॉलीपेप्टाइड क्या उसका मतलब है? मोर देन 10 अमाइनो एसिड आएगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। बोलो पॉलीपेप्टाइड कब बोलेंगे बच्चों? जब 10 अमाइनो एसिड या उससे ज्यादा होंगे। प्रोटीन वर्ड कब यूज करेंगे? जब 100 या उससे ज्यादा अमाइनो एसिड हो। 10 अमाइनो एसिड मतलब पॉलीपेप्टाइड, 100 अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। गया भेजे में? यस, 10 अमाइनो एसिड मतलब पॉलीपेप्टाइड, 100। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं ये सारे सवाल जो मैं बता रहा हूं। अभी अच्छे से ध्यान से सुन लो, दिमाग में बैठ जाएगा, बाद में रीड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोकस करके सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड मत रहो कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ देख रहे हो, सुन रहे हो, फोन में मैसेज भी हो रहा है, टेलीग्राम भी कर रहे हो, व्हाट्सएप भी कर रहे हो, ये मत करो। फोकस करो, अपने आप याद हो जाएंगे। 10 अमाइनो एसिड मतलब पॉलीपेप्टाइड, 100 अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। समझ में आ गया? फिर हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था मोनो, ऑलिगो और पॉली में, ठीक उसी तरह प्रोटीन्स को भी क्लासिफाई कर रहे हैं। एक सेकेंड, ढंग से इसको बना दूं मैं जरा। अरे एक से, हाँ ओके। तो अब क्लासिफाई कैसे करना है? दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगेन आप टेक्स्ट बुक प्लीज मत खोलना, ना एनसीईआरटी ना स्टेट बुक, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पैराग्राफ में दी हुई है। आप सिर्फ इतना जो मैंने लिखा है उतना अच्छे से करो। क्लासिफाई कैसे करना है बोलो? प्रोटीन्स को शेप में और स्ट्रक्चर में कैसे क्लासिफाई करना है? एक तो शेप के बेसिस पे, दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। शेप में दो वैरायटी है, ग्लोबुलर और फाइब्रस। क्या है ग्लोबुलर और फाइब्रस? नाम से पता चला, ग्लोबुलर मतलब स्फीयर जैसा, ग्लोब जैसा, एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। फाइब्रस मतलब फाइबर जैसा, थ्रेड जैसा, एग्जाम्पल है केराटिन। मेरे पास तो अभी फिलहाल बाल नहीं है, ठीक है, बट आपके पास बाल है, चेक कर लेना। केराटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। बाल में केराटिन होते पता होगा, बाल और नेल्स में, डेड सेल्स। तो ग्लोबुलर और फाइब्रस इजी। स्ट्रक्चर में क्या है बोलो बच्चों? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिर्फ एक चेन होती है। सेकेंडरी में ट्विस्टेड होता है, ऐसा ट्विस्ट, ऐसा रिबन जैसा, समझ रहे हो, ऐसा रिबन जैसा, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं बोलो? अल्फा हेलिक्स। और अगर प्लीट्स बन गए, दो चेन के बीच में क्या बन गए? प्लीट्स। प्लीट्स मतलब समझते हो ना, बालों में जैसे आप चोटी बनाते हो, अगर लड़कियों को, वैसे आप लोगों को पता होगा ना, है ना। प्लीट्स बनाते हैं अपन, एक के ऊपर एक ऐसा रख के चोटी टाइप बनाते हैं, देखा होगा ना, उनको प्लीट्स बोलते हैं। तो दो चेन है समझो, और वो दो चेन एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 करके बनाई, तो क्या बना? प्लीट। बीटा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा प्लीटेड। और एक सिंगल चेन लेके उसको ऐसा ऐसा ट्विस्ट कर दिया तो क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स, टेलीफोन की वायर के जैसा, है ना। फिर उसको अगर आप और फोल्ड करोगे, चेन को और फोल्ड करोगे, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी। और जब आप उसको 3D फॉर्म में ऐसा पूरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी। ठीक है, कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। प्राइमरी सिंपल स्ट्रेट चेन, उसको ऐसा टर्न किया तो अल्फा हेलिक्स, प्लीट्स बनाए तो बीटा प्लीटेड, और फोल्ड्स किए तो टर्शियरी, और उसको एकदम से प्रोसेस करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बना दिया तो क्वाटरनरी। समझ में आया क्या? ठीक है, दैट इज अबाउट प्रोटीन्स। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज न्यूक्लिक एसिड्स। आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जनरली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। मैंने जितना यहाँ लिखा है ऑनेस्टली सिर्फ उतना ही कर लो। पीसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
पीसीबी वाले बच्चे इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया है, बट वो ऑब्वियसली वो नीट में पूछा जाएगा। आपको पीसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको करना है तो बहुत लिमिटेड है। 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन से बताइए, कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर 2 एसिडिक सब्सटेंस है, नाम से ही पता चला भाई, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लिक और एसिड है, मतलब वो एसिडिक है, ठीक है। फ्रेडरिक माइस्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था, जानने की जरूरत नहीं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। दे आर व्हाट? पॉलीन्यूक्लियो। मैंने क्या शुरू में बताया इस चैप्टर के? पॉलीमर्स होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इनके छोटे छोटे जो यूनिट है उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है बोलो? न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। हर न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? 3 अलग अलग कंपोनेंट। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो याद कर लो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सब लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स, दैट इज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। बोलो क्या है? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। शुगर आपके पास 2 अलग अलग वैरायटी के हैं दोनों न्यूक्लिक एसिड में। अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर है, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज। अब याद करो शुरुआत कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में क्या बोला था मैंने? पेंटोज वाले राइबोज राइबोलोज याद कर लेना, बोला था ना। 5 कार्बन वाला राइबोज शुगर है, 5 कार्बन वाला क्या है बोलो? ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप था कि कीटोन ग्रुप था राइबोज में? एल्डिहाइड ग्रुप था राइबोज में, कीटोन ग्रुप राइब्यूलोज में था। और उस एल्डिहाइड में, उस एल्डिहाइड वाले शुगर में से, राइबोज शुगर में से तुमने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो डीऑक्सीराइबोज बन गया। समझ गए क्या? तो क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? डीऑक्सीराइबोज। समझ में आया? ओके। दूसरा आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस हमारे पास 2 वैरायटीज होती है नाइट्रोजन बेस की। एक डबल रिंग वाले जिनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स, और एक सिंगल रिंग वाले होते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरिमिडीन्स। बोलो, रिपीट करो सब। डबल रिंग वाले को क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स। सिंगल रिंग वाले को क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन्स। बहुत टीचर्स को पिरिमिडीन बोलते हैं, पायरिमिडीन बोलो, ठीक है। प्यूरिन्स में 2 वैरायटी हैं, एडेनिन, गुआनिन। ये स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। प्यूरिन्स की 2 वैरायटी कौन सी है? एडेनिन, गुआनिन, AG। पायरिमिडीन्स की 2 वैरायटी कौन सी है? साइटोसिन और थाइमिन। कौन सी है बोलो? साइटोसिन और थाइमिन। अब थाइमिन के बारे में एक यूनिक चीज़ है जो एमसीक्यू में आएगी और हमेशा आती है। क्या? थाइमिन के बारे में एक यूनिक चीज़ जो है वो एमसीक्यूज में आती है, ध्यान से सुनना, कि पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थाइमिन ये तो होते हैं। अगर डीएनए है, डीएनए का मॉलिक्यूल है तो उसमें थाइमिन होता है। आरएनए का मॉलिक्यूल है तो उसमें यूरासिल होता है। क्या होता है बोलो? डीएनए के मॉलिक्यूल में थाइमिन और आरएनए के मॉलिक्यूल में यूरासिल। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बॉन्डिंग पैटर्न ध्यान से देखना, मैं आपके डिटेल में यहाँ पे लिख के दिया बच्चों। बॉन्डिंग पैटर्न में AT यानी एडेनिन गोज विद थाइमिन, समझे? एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ जा रहा है। एक प्यूरिन किसके साथ जा रहा है? एक पायरिमिडीन के साथ। तो A विल गो विद T, C विल गो विद G। AT में डबल बॉन्ड होता है, CG में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या याद रखेंगे? A और T में बोलो डबल बॉन्ड, C और G में ट्रिपल बॉन्ड। ये डीएनए में है क्योंकि T कहाँ होता है? सिर्फ डीएनए में। अब आरएनए में बाकी सब कुछ सेम है, A डबल बॉन्ड, बट T की जगह पे क्या लिख दिया? U। और C और ट्रिपल बॉन्ड G तो सेम रहेगा। बहुत बढ़िया। पोजीशंस भी देख लो, पोजीशंस भी सीख लो फटाफट। पोजीशन बहुत सिंपल है। 5 कार्बन का शुगर है, भूलना मत। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? राइबोस कौन सा है? शुरू से बता रहा हूँ, फिर बाद में ये मतलब सर आपने यहाँ बताया नहीं था, हमको बताया नहीं। ये नहीं, ध्यान से बता रहा हूँ, चीज़ें याद रखो फिर, ताकि एग्जाम में आप लिख पाओ। राइबोस कितने कार्बन का शुगर था? 5 कार्बन, बरोबर ना। तो 5 कार्बन में आपके पास नाइट्रोजन बेस भी है और आपके पास फॉस्फेट भी है ना। नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 पे अटैच्ड है, फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे अटैच्ड है। डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट है, समझे बात को? नाइट्रोजन बेस किस पे अटैच्ड है बच्चों? कार्बन नंबर 1 पे, और फॉस्फेट जो है कार्बन नंबर 5 पे, ठीक है। लास्ट पार्ट जिसके ऊपर अगेन बहुत पॉपुलर डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर आपके डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या है?
डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा इस पे, देखो ध्यान से। क्या है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या कहा कि डीएनए आरएनए यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब वो उनका जो यूनिट है वो क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, कौन से? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, है ना? ओके। अगर मैं सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस लेता, ध्यान से सुनना, मैं क्या लिया? सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस, मतलब पहले 2 कंपोनेंट लिए, तो उनको मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बोलो? न्यूक्लियोसाइड। और जब उसमें फॉस्फेट डाल देते हैं तब तैयार होता है न्यूक्लियोटाइड। तो नीचे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। क्या ये बात सही है ना? और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ नाइट्रोजन बेस था, अभी तक फॉस्फेट आया नहीं था। तो क्या मैं ऐसे जस्टिफाई कर सकता हूं ये बात को कि न्यूक्लियोसाइड मेरे पास 5 अलग अलग टाइप के बन सकते हैं? करेक्ट बोल रहा हूं? एक में एडेनिन होता, एक में गुआनिन होता, एक में साइटोसिन होता, एक में थाइमिन होता और एक में यूरासिल भी हो सकता था। क्या ये बात सही है? यस। तो न्यूक्लियोसाइड की कितनी वैरायटी है? अगर आपको वो ऐसा सवाल पूछ ले एमसीक्यू में कि भाई न्यूक्लियोसाइड की कितनी वैरायटी अवेलेबल है, तो आप क्या बोलेंगे? अलग अलग 5 अलग अलग वैरायटी। ऑफ कोर्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो 4 ही होगी ना, या तो यूरासिल होगा या थाइमिन होगा, दोनों तो नहीं होंगे, है ना, आपके सेल में। बट पॉसिबिलिटीज कितनी है? 5 अलग अलग पॉसिबिलिटी। गया भेजे में? यस और नो? आपके सेल में आरएनए भी है, डीएनए भी है, तो आपके सेल में तो 5 प्रेजेंट है। तो ये अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। और दूसरा एमसीक्यू बनता है भाई, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लेके आओगे तो डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। लास्ट एक छोटा सा एमसीक्यू पॉइंट और बता देता हूं। वैसे पीसीएम के लिए ये नहीं पूछा जाएगा, बट इन जनरल, एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स, देखो डबल स्टैंडर्ड्स लिख रहा था क्या है? और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसका मतलब कि भाई डीएनए में 2 थ्रेड्स होते हैं और आरएनए में, है ना, डीएनए ऐसा बनाते हैं ना अपन, ये बचपन से देखा होगा ऐसा, और आरएनए कैसा होता है? सिंगल, ऐसा लूपी, ऐसा सिंगल बट लूपी, है ना, ज़्यादा करके ऐसा बनता है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सारे पॉइंट्स बायोमोलिक्यूल्स के मैंने डिटेल्स अगेन बेसिक से कवर कर लिए। ये पूरा लो, मार्वेल की वो बुक उठाओ, एमसीक्यूज उसके डायरेक्ट स्टैंडर्ड लेवल के सारे एमसीक्यूज आपके तुरंत बन जाने चाहिए, विद इन 1 आवर, 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए। सारे एमसीक्यू धड़ाधड़ बनाओ, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चंस बना लो और उसके फिर अपन डिस्कशन लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल्स खत्म हुआ, इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अपन पॉलीमर्स और नैनोटेक और उस पर जाएंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।